दोस्तों वॉरेन बफे कहते हैं कि अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको उसके बिजनेस को उसकी अकाउंटिंग की लैंग्वेज में समझना पड़ेगा। और अकाउंटिंग की लैंग्वेज को समझने के लिए आपको उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करना आना चाहिए। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करना नहीं आता है तब तक आपको अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे स्टॉक मार्केट बिगिनर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करना बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं होते। लेकिन दोस्तों सच ये है कि आपको कोई स्पेशल नॉलेज या स्पेशल डिग्री नहीं चाहिए किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करने के लिए, क्योंकि भले ही ये टर्म सुनने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है बट एक्चुअल में ये बहुत ही ईजी होती हैं जिसे कि आप इजीली समझ सकते हो। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, दूसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। जिस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रांग होती है उसके फंडामेंटल्स ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही कैलकुलेट किए जाते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि आप कैसे इन शॉर्ट किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इजीली एनालाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। एक्सप्लेन करने के लिए मैं एशियन पेंट्स का एग्जांपल ले रहा हूँ। किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करने से पहले आपको स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड का मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता, स्टैंड अलोन का मतलब होता है कि कोई कंपनी अपने कोर बिजनेस से कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का कोर बिजनेस ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग का है, लेकिन आप जानते हो कि जियो नेटवर्क भी रिलायंस इंडस्ट्री के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टैंड अलोन स्टेटमेंट देखोगे तो वो आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के कोर ऑपरेशंस यानी कि ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग के बारे में बताएगा। लेकिन जब आप उसके कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स को चेक करोगे तो उसमें कोर बिजनेस के अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज और जितने भी बिजनेसेस करती है उन सबका डेटा इन्वॉल्व होगा। सो बेटर यही है कि आप उसके कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स पर ज़्यादा फोकस करो। जैसे यहाँ पर भी हम एशियन पेंट्स के कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे। तो पीएनएल स्टेटमेंट्स के सभी टर्म्स का मतलब बहुत ही सिंपल होता है जिसे पढ़ने में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो पहले कॉलम का मतलब है कि अपने प्रोडक्ट्स को बेचकर कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, और ये रेवेन्यू हर साल बढ़ते रहना चाहिए क्योंकि जब कंपनी सेल्स करेगी तभी वो प्रॉफिट कमा पाएगी। और एशियन पेंट्स ने अपने रेवेन्यू को हर साल बहुत ही अच्छे रेट से ग्रो किया है। और रेवेन्यू जनरेट करने के बाद कंपनी उसमें से अपने एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करती है, और एक्सपेंसेस में उस कंपनी के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसकी रॉ मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉयज़ की सैलरी या फिर और कोई खर्चे इंक्लूडेड हो सकते हैं। और जब आप सेल्स में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अगला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको ये बताता है कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट्स की सेल्स करके उस पर कितना प्रॉफिट कमाया। जब आप अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को सेल्स से डिवाइड कर दोगे और उसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा। जब कंपनी को अपने कोर बिजनेस के अलावा कहीं और से इनकम होती है तो उसे हम अदर इनकम में इंक्लूड करते हैं। हो सकता है उस कंपनी ने किसी म्यूचुअल फंड्स या फिर शेयर में इन्वेस्ट किया हो, या फिर कंपनी का जो कैश बैंक में डिपॉजिट था उस पर अगर इंटरेस्ट मिल जाए, वो भी कंपनी की अदर इनकम है। अगर उस कंपनी के ऊपर कोई डेट है तो उसे बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और इंटरेस्ट कॉलम आपको ये बताता है कि उस कंपनी ने बैंक को कितना इंटरेस्ट पे किया है, और ये इंटरेस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मुकाबले काफी कम होना चाहिए। अगर आप एशियन पेंट्स में देखोगे तो ये बहुत कम है एज कम्पेयर टू इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगला है डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन का मतलब होता क्या है? डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि जो कंपनी के टेंजिबल एसेट्स होते हैं जिन्हें कि हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, उनकी वैल्यू हर साल कम होती रहती है, जैसे कि कंपनी की मशीन्स। लेकिन हम उसे एक्सपेंसेस में इंक्लूड नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी अपने एसेट को कई सालों तक यूज कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई कंपनी 1 लाख रुपए की मशीन खरीदती है और वो उसे अगले 5 सालों तक यूज करने वाली है और 5 सालों बाद उसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगी, तो कंपनी अपने इस 1 लाख रुपए के एक्सपेंस को सिर्फ 1 साल में ही नहीं दिखाएगी। अब क्योंकि कंपनी उस 1 लाख रुपए की मशीन को 5 सालों तक यूज करने वाली है तो 1 साल का डेप्रिसिएशन हुआ 20,000 रुपये, और कंपनी अपने इस 20,000 रुपये के एक्सपेंस को 5 सालों तक डेप्रिसिएशन की फॉर्म में दिखाएगी। उसके बाद आता है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और टैक्स पे करने के बाद कंपनी को मिलता है उसका नेट प्रॉफिट। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हो। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एनालाइज करना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है वो उसके पास कैश की फॉर्म में भी आना चाहिए। क्योंकि कंपनी पीएनएल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट कर कर उसमें प्रॉफिट तो ज़्यादा दिखा सकती है, पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंपनी वही प्रॉफिट दिखा सकती है जो प्रॉफिट उसके पास सच में कैश की फॉर्म में आया है। इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको कंपनी की रियल पिक्चर दिखाता है। ये आपको बताता है कि कितना कैश कंपनी के अंदर आया और कितना कैश कंपनी के बाहर गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है: कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में।
कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको बताता है कि कंपनी ने अपने कोर बिजनेस के ऑपरेशन से सच में कितना कैश ऑपरेट किया है और ये नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेगेटिव है तो कंपनी को अपने कोर बिजनेस से ही कोई कैश जनरेट नहीं हुआ। अगर कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव है, इसका मतलब है कंपनी के पास कैश तो आया है, लेकिन आपको उस कैश को कंपनी के नेट प्रॉफिट से कंपेयर करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी के नेट प्रॉफिट के कंपैरिजन में उसका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बहुत ही कम हो। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो कंपनी की सेल्स फेक है या फिर कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स की सेल्स करने के बाद उसकी पेमेंट्स रिसीव करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है और आपका ऐसी कंपनी से दूर रहना ही अच्छा है। लेकिन एशियन पेंट्स ने अपने नेट प्रॉफिट एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के डिफरेंस को बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया है, जिसका मतलब ये है कि ये कंपनी प्रॉफिट के साथ साथ उसे कैश में भी कन्वर्ट कर पा रही है। तो अगला है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ज़्यादातर केसेस में आपको कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ नेगेटिव में देखने को मिलेगा, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ अगर नेगेटिव है तो ये एक अच्छा साइन है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रही है, जिससे कि अल्टीमेटली उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को ही बेनिफिट मिलता है। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि कंपनी अपना पैसा किस चीज़ में री इन्वेस्ट कर रही है। अगर कंपनी अपना पैसा बिजनेस के एक्सपेंशन में इन्वेस्ट कर रही है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि उससे कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेंगी। लेकिन अगर कंपनी को अपने एसेट के मेंटेनेंस पर बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है तो ऐसी री इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं है। और कंपनी अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है ये सब आपको उसकी एनुअल रिपोर्ट से पता चलेगा। जैसे एशियन पेंट्स ने अपना एक बहुत बड़ा अमाउंट लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीदने में यूज किया है, जो कि एक अच्छी बात है। इस सब के अलावा हो सकता है उस कंपनी ने किसी म्यूचुअल फंड या फिर शेयर में इन्वेस्ट किया हो या फिर उन्हें बेचा हो, ये सब भी उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही काउंट होता है। उसके बाद आता है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कंपनी का बैंक्स और शेयर होल्डर के साथ पैसों का जो लेना देना होता है, इस सब का डेटा इन्वॉल्व होता है। जब कंपनी बैंक से लोन लेती है या फिर अपने लोन का रिपेमेंट करती है, अगर कंपनी बैंक से लोन लेती है तो इसका मतलब है पैसा कंपनी के अंदर आया है, तो वो अमाउंट आपको पॉजिटिव नंबर्स में शो होगा। अगर कंपनी ने अपने लोन का रिपेमेंट किया है, इसका मतलब पैसा कंपनी से बाहर गया है, तो वो अमाउंट आपको नेगेटिव नंबर्स में शो होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर्स को बेचकर कुछ पैसा रेज किया हो, तो ये भी कंपनी की फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है या फिर शेयर बायबैक प्लान लाती है, तो ये भी कंपनी का फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही हिस्सा है। और इन तीनों एक्टिविटीज़ के बाद अगर कंपनी के पास कोई कैश बचता है तो वो होता है उसका नेट कैश फ्लो। हो सकता है ये नेगेटिव भी हो, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नेट कैश फ्लो नेगेटिव होने से कंपनी के बिजनेस पर कोई बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी को अपना बिजनेस रन करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो पैसा कंपनी ऑलरेडी अपनी इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के थ्रू रेज कर चुकी होती है। अगर नेट कैश फ्लो पॉजिटिव आता भी है तो कंपनी के पास उस पैसे का कुछ खास यूज नहीं है और इसलिए कंपनी उस पैसे को रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड कर लेती है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि किसी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी कंपनी की बैलेंस शीट को एनालाइज करना सीखेंगे। सो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो और देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।